बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है उन चीज़ों की जो आपने लोगों को नहीं बतानी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वैसे तो जुगन हमें बताती है कि ये भी बताना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन आज मैंने वो बतानी है बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनका किसी ना किसी तरीके से हम नुकसान लेटर ऑन इन लाइफ फेस करते हैं। देखिए व्यूअर्स, करने को तो बहुत सी चीज़ें हैं करने वाली, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे करियर्स में, पर्सनल मैटर्स में हमें बड़ी बुरी तरह मुतासिर करती हैं। अब एक एक करके उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी आपके पास। सबसे पहले तो अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी, या जिसको हम अपनी सबसे बड़ी वीकनेस कहते हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, हर इंसान आपका दोस्त नहीं होता। हो सकता है कि वो आपकी वीकनेस का या आपकी किसी ऐसी पर्सनल चीज़ का फ़ायदा उठाए। जैसे कि हर किसी को ये बात पता ही होती है कि ज़्यादातर लोगों की वीकनेस उनकी औलाद या उनके करीबी रिश्तेदार, अम्मी अब्बा हो गए, या औलाद हो गई, या हस्बैंड या वाइफ हो गए, या भाई बहन हो गए। अब इन करीबी ताल्लुकात में से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव हम किसके बारे में होते हैं? माँ बाप या औलाद के बारे में। आपने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें छुपाते हैं? एक, कि उनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके घर कहाँ पे है, और वो अपने बच्चों के साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान दोस्त नहीं हो सकता। कोई किडनैप के बारे करने के बारे में, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ या कोई नुकसान पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकता है। तो अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी, अपनी सबसे बड़ी वीकनेस आपने कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर करनी, क्योंकि ये मैटर आपके और आपके रब के अंदर के बीच में रहना चाहिए। देन कभी भी अपना अगला मूव या अपने नेक्स्ट प्लान्स जो हैं ज़्यादा लोगों में बैठ के डिस्कस नहीं करने चाहिए। अगर अम्मी हैं, कोई बहुत करीबी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपने गाइडेंस लेनी है या किसी तरीके से आपकी मदद उन्होंने करनी है, फिर तो समझ आती है कि आप उससे डिस्कस करें कि जी मेरा अगला प्लान है, ये मेरी नेक्स्ट मूव है। लेकिन अगेन, आप कोई अपना अगला प्लान या नेक्स्ट मूव, जैसे कि आप दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ पे आप डिस्कस करें कि जी आपका अगला प्लान, आपका नेक्स्ट मूव ये है। आपकी बात सुन के आपका ही कोई कॉलीग वही वाला प्लान या वही वाला नेक्स्ट मूव प्लान कर ले। मैंने बड़े केसेस देखे हमारे मीडिया के अंदर के, किसी ने शेयर किया कि यार मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया है फिल्म का या ड्रामे का। उन्होंने बैठ के किसी से डिस्कशन की कि यार मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ या मैं इसके ऊपर बनाना चाह रहा हूँ। आइडिया इतना ब्रिलियंट था कि किसी और ने उसको उससे पहले इम्प्लीमेंट करके पुट फॉरवर्ड कर दिया। तो प्लान्स तभी शेयर करने चाहिए जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएं, या आप उनको, वो जो कहते हैं ना, मुकम्मल कर लें या उसको उसके इख्तिताम तक पहुंचा लें। उसके बाद ज़रूर शेयर करें, कोई इशू नहीं है। अपने फाइनेंशियल हालात देखिए, हम कितने कमाते हैं कितने नहीं कमाते, ये तो बाहर के मुल्क में एक नोन बात है, और बल्कि ये कही भी जाती है कि भाई सबसे बदतमीज़ चीज़ ये होती है कि आप किसी से उसकी उम्र पूछें या उससे यूँ पूछें कि वो कमाता क्या है। तो ख़ुद बैठ के अपने फाइनेंशियल हालात लोगों के साथ शेयर करना। देखिए, कोई हसद कर जाता है, कोई बंदा इस चीज़ के इंतज़ार में होता है कि कोई हमें ऐसा कुक्कड़ मिले कि वो हमें ये बताए कि उसको उसके पास पैसे हैं या उसके हालात बड़े अच्छे हुए हैं, ताकि हम उससे उधार ले लें और फिर गायब हो जाएं, या उनसे कहीं इन्वेस्टमेंट करवा लें फजूल चीज़ के अंदर। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे मामलात हो चुके हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने फाइनेंशियल हालात एक हद से ज़्यादा कभी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब मामलात अच्छे होते हैं तो हर बंदा बैठा होता है चीलों की तरह नोचने के लिए, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हालात ख़राब होते हैं और इंसान सोच रहा होता है कि यार कोई काम, कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर लूँ कि मेरा सिलसिला चल पड़े, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी दफ़ा लोग आपकी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं कि यार ये बड़ा मजबूर है, इससे 20-25-30 लाख रुपए निकलवा के किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करवा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाएगी, चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। लोगों से इसी तरह पैसे पकड़ के गायब हो जाते हैं। सो अपने फाइनेंशियल हालात लोगों के साथ मत शेयर करें। अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अच्छा व्यूअर्स, हर घर में मसले होते हैं, हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, और होता यह है कि फैमिली इश्यूज़ दूसरों से जब हम बयान करते हैं तो वही वाली बात है कि पेट नंगा करने वाली बात होती है। या तो उस मसले को डिस्कस करने से आपको मसले का हल मिल रहा हो, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन बड़ी दफ़ा मैंने देखा, स्पेशली यंग लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स अपनी कंपनी में बैठे होंगे, 15 लोग फ्रेंड्स बैठी हुई होंगी, एक सहेली जो है वो घूम के कहती है मेरी अम्मा ने ये किया, मेरे अब्बा और अम्मी की लड़ाइयाँ बड़ी चल रही हैं, मसाइल बड़े चल रहे हैं। अब वो बच्चे जो बैठ के सुन रहे हैं, उन्होंने जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, और किसी के घर की बड़ी एक पर्सनल चीज़ जो है वो सारे के सारे स्कूल या सारे के सारे ग्रुप के बच्चों के पेरेंट्स में फैल गई। सो
कोशिश करनी चाहिए कि आपको भी पता है व्यूअर्स, हम माने या ना माने, हमने हमेशा बात की है कि गॉसिप करना या किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना मस्ट भी पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज भी बड़ी गलत चीज़ है। लेकिन गॉसिप करने से कोई भी इज्तनाब नहीं करता, बल्कि अब तो लोग सोशल मीडिया पे लोगों के पर्सनल मैटर्स आम कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स वगैरह वो ऑन एयर जाके बता देते कि मेरी खाला ने पिछले दिनों मुझे बताया कि उनको ये है, तो मेरी खाला के लिए दुआ करें, और उनका बेटा जो है वो घर छोड़ के भाग गया। मतलब इस तरह की चीज़ें जब हम ऑन एयर शेयर करते हैं तो हम अपनी इज़्ज़त तो चले ख़राब करते हैं, सो करते हैं दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। सो इसलिए अपने पर्सनल मैटर्स को, स्पेशली अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ मत डिस्कस किया करें। लोग इसको एक वो बना देते हैं, मतलब एक चीज़ बना लेते हैं जिसके थ्रू वो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको डैमेज कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर अपनी नेकियां और अपने अच्छे काम, ये मेरे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स। मैं पर्सनली भी ये चीज़ फील करती हूँ। नो डाउट, अगर आप कोई नेकी करते हैं और वो आम हो जाती है या मशहूर हो जाती है तो उससे दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, वो तो अपनी जगह एक बात है। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग व्यूअर्स, के एक ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, एक ज़िंदगी का अंदाज़ होता है। क्या आप अपना नाम उन लोगों में शुमार करना चाहते हैं जो इतना सा भी कुछ किसी के लिए नेकी करते हैं या आसानी पैदा करते हैं तो पूरी दुनिया में वावेला मचाते हैं, या फिर आप उनमें शुमार होना चाहते हैं जो एक हाथ से नेकी करते हैं तो दूसरे हाथ को पता तक नहीं चलता। पहले कहा जाता था नेकी कर कुएं में डाल, अब तो लिटरली नेकी कर तो सोशल मीडिया पे डाल। हर बंदा जो है वो इतनी सी चीज़ करके भी इतना बड़ा उसका तमाशा सोशल मीडिया पे डाल देता है। चलिए, आपने बताना है, आपने अच्छा काम किया, ज़रूर बताएं, लेकिन उस बताने को अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को वायरल करने की नीयत से मत बताएं। और जिस इंसान के साथ नेकी कर रहे हैं, अनलेस वो आपको परमिशन दे, और वो इसलिए आपको परमिशन दे रहा है कि आप नेकी कर रहे हैं, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद पोश लोग जो है व्यूअर्स, वो नहीं पसंद करते कि उनके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। अब वो वीडियो अगर वायरल हो जाती है और उसके मिलियंस पे व्यूज़ चले जाते हैं, तो उस बंदे की तो परमानेंटली ये एक ठप्पा लग गया ना कि फ़लाँ बंदे ने उस बंदे की मदद की थी, तो इसलिए वो बंदा मतलब ज़िंदगी में जो भी कर रहा है सो कर रहा है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे व्यूअर्स कि नेकी करें तो इस तरह से करें कि उस बंदे को भी ना पता चले कि आपने एक नेकी की है उसके साथ। देखें, उसका अजर आपको आपके रब ने देना है और उस बंदे की दुआओं से आपको मिलना है। सो कोशिश करनी चाहिए कि नेकियां चुपके से करें, उसका एक तमाशा ना बनाएं। छठा पॉइंट, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स छोटे जहन के लोगों के साथ ना शेयर करें। बहुत से लोग ऐसे, मेरे साथ कितनी दफ़ा मैंने कहा वो मेरा बड़ा दिल है कि मैं फ़लाँ बिज़नेस शुरू करूँ, हाय हाय क्यों, इतना नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल ना करना, ये ना करना, वो ना करना। देखिए, जहन का खुला और बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने पहले बिज़नेस स्टार्ट की, वो नहीं चल पाई। अब मुझे अगर कोई बंदा ये घूम के कहता है कि यार तुम्हारी पहली भी नहीं चली तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो मेरे सीखने का अमल तो वहीं पर ख़त्म हो गया। क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ ज़िंदगी में, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ जो लंबा अरसा और लॉन्ग टर्म मुझे फ़ायदा देगा। सो जो लोग आपको डिस्करेज करेंगे, नेगेटिव कमेंट शेयर करेंगे, गोल्स हमेशा उन्हीं लोगों से शेयर करें जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपने गोल्स मत शेयर करें जो हसद करेंगे या फिर आपके लिए आसानी पैदा करने के बजाय आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे। सातवां और आखिरी पॉइंट, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ लोगों के साथ ना डिस्कस करें। फैमिली प्रॉब्लम्स तो चलो, पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई, अब अल्लाह ना करे बहन की उनके कोई मसले चल रहे हैं या भाई के, वो तो एक मुख्तलिफ चीज़ है। एक होता है अपनी रिलेशनशिप के इश्यूज़, जो मियाँ बीवी या शौहर और बीवी, मतलब ये जो हस्बैंड वाइफ वाला ताल्लुक होता है। देखिए व्यूअर्स, जितनी आप लोगों को जगह देंगे ना, उतनी ही वो मार्जिन लेंगे और आपके ताल्लुक में घुसेंगे। लोगों का फेवरेट काम, फेवरेट प्रोफेशन है लोगों की रिलेशनशिप्स में, उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर स्यापे डालना। और मियाँ बीवी का तो ऐसा ताल्लुक है कि वो दुनिया का सबसे मजबूत और दुनिया का सबसे कमज़ोर, दोनों चीज़ें ही उसके अंदर आती हैं। आप अगर लोगों को मार्जिन देंगे और अपनी रिलेशनशिप्स की मसाइल लोगों को बताएंगे, थर्ड पर्सन को जब आप जगह देंगे, तो फिर मसलों का एक अंबार होगा जो आपसे संभाला नहीं जाएगा। ये चीज़ें हमेशा अपने तक रखें। हर बात दूसरों को बताना ज़रूरी नहीं होता व्यूअर्स। ज़िंदगी में कुछ सीक्रेट्स ऐसी हैं जो हमारे ही अंदर रहनी चाहिए और हमारे ही इस दुनिया से जाते हुए हमारे साथ चली जानी चाहिए। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं है। सो जब आप अपने पर्सनल, मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं व्यूअर्स कि किसी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर किया कि उसके मियाँ के साथ मसले चल रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही है और उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो सहेली ने ही वहाँ पे अपना टांका फिट किया इस बहाने से कि वो उनके मसले हल कर रही है, और फिर सहेली का उस बंदे की बीवी बन गई और बीवी जो है वो तलाकशुदा होकर अपने
अम्मा अब्बा के घर आ गई। सो व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल ताल्लुकात को, अगर खुदा न खास्ता आपकी मियाँ बीवी के बीच में मसाइल चल रहे हैं, तो किसी ऐसे बंदे से, किसी मुस्तनिद बंदे से बात करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि वो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकें। अपने किसी मतलब फैमिली में बड़े लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे और थोड़े तालीम याफ्ता होते हैं, जो नफ्सियात से जिनका ताल्लुक होता है, या किसी मजहबी लीडर से जाके बात करें, वो आपको गाइडेंस दें कि किस तरीके से आप इस मसले को हल कर सकते हैं, ना कि आप लोगों को बताएं जिन्होंने सिर्फ आगे गॉसिप करनी है। और व्यूअर्स, मैंने तो ऐसे भी रिलेशनशिप्स बर्बाद होते हुए देखे हैं जहाँ पे मियाँ ने इस बात पे बीवी को छोड़ दिया कि तुमने हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स को का एक तमाशा बना के सारी दुनिया में उनको आम कर दिया। सो वो कौन सी 7 चीज़ें हैं? अपनी कमज़ोरियाँ नहीं शेयर करनी है, अपने नेक्स्ट मूव ज़िंदगी में क्या है उसको नहीं शेयर करना, अपने माली हालात यानी कि अपने फाइनेंशियल हालात अपने लोगों के साथ नहीं शेयर करने, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स यानी कि कलेक्टिव फैमिली प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं बतानी। अच्छा, उसके साथ साथ अच्छे काम, चैरिटी के जो काम करते हैं वो नहीं हमने लोगों के साथ शेयर करने। रिलेशनशिप यानी कि मियाँ और बीवी के जो आपस का ताल्लुक है, ये जो एक बहुत पर्सनल खूबसूरत ताल्लुक है, उसको लोगों को नहीं बताना और लोगों को उसके अंदर घुसाना नहीं है। फाइनली अपने लॉन्ग टर्म गोल्स आपने छोटे जहन के लोगों के साथ नहीं शेयर करने। कभी कभी आपने कुछ बहुत देखें, अगर आप किसी भी उस बिल गेट्स को देख लें, स्टीव जॉब्स को देख लें, तो उनको डिस्करेज करने वाले तो बड़े लोग थे। वो जब भी अपने कोई प्लान को शेयर करते थे तो कोई ना कोई उनके प्लान को शट डाउन करने के लिए खड़ा होता था कि वेरी बैड आइडिया, डोंट डू इट। असल में व्यूअर्स, अगर पैसे कमाना और कामयाब होना इतना आसान होता तो क्या हर बंदा ना होता इस दुनिया में? क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है तो उसके लिए बहुत मुश्किल मरहलों से गुजर के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से अपने बड़े बड़े प्लान्स उन लोगों के साथ शेयर ना करें जो आपसे हसद करते हैं या जो वैसे ही आपको हर चीज़ पे डिस्करेज करते हैं। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शेफ़ नूर, आज का हमारा टॉपिक, हम हमेशा कहते हैं कि ये बातें शेयर करें, ये बातें करें, आज हमने बताया क्या नहीं करना। हाँ, आपने जितनी बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं। ये हमारे बड़े बताते होते हैं कि आप अपनी जो आपने लास्ट जो कहा कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप वो तो बिल्कुल भी ना शेयर करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब उनको मतलब कराने के लिए वो उसकी बीवी बन गई। और वाकई ये बिल्कुल, ये मैंने देखा है। भाई ऐसा भी होता है कि आपने जाके अपने बहन भाइयों को बता दिया कि यार मेरा मियाँ मेरे साथ ठीक नहीं चल रहा, या बीवी के बारे में मियाँ ने कहा कि यार वो तो फलां चीज़ नहीं करती। अब बहन ने या भाई ने आके ताना मार दिया उसी बंदे को जिससे आपकी शादी हुई, तो उसको कितना बुरा लगेगा? बहुत ज़्यादा। और फिर फैमिली में भी फूट पड़ेगी। क्योंकि ये देखिए, किसी बड़े के पास जाएं जो आपको गाइडेंस दे पाए। बिल्कुल। जैसे अम्मी के पास चले जाएं, अब्बा के पास चले जाएं, या अगर आपको पता है कि वो उस बंदे को नहीं पसंद करते तो फिर आप किसी मजहबी, किसी रिलीजियस स्कॉलर के पास, इस्लामिक स्कॉलर के पास चले जाएं, किसी ऐसे बंदे के पास चले जाएं, या किसी माहिर नफ्सियात के पास चले जाएं। 100 गुना बेहतर है कि माहिर नफ्सियात से रब्ता करें और कपल्स थेरेपी में आप जाएं, ना कि आप पीठ पीछे उस बंदे की बात कर रहे हैं या आपके बारे में आपका मियाँ पीठ पीछे बात कर रहा है, और फिर जब आपको पता चलता है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। फिर यही बेस बन जाती है डिवोर्सेस की। बीच में कोई दूसरा बंदा नहीं होता, लेकिन दूसरे बंदों की बातें आ जाती हैं। जी, वैसे तो बेहतर यही है कि खुद सॉल्व कर लें। अगर नहीं हो रहा तो कोई मजहबी, जैसे आपने बताया, या किसी आप उसके पास चले जाएं, वो बेहतर आपको राय। भाई देखें, बात यह है कि शेफ नूर, हम बीमार होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर पर आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा मसला है जो आप इखलाकी तौर पे या इमोशनली नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, जी, कपल्स थेरेपिस्ट या रिलेशन थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान में तो माशाल्लाह काफ़ी इस साइड पे जो है माहिर नफ्सियात आ चुके हैं। तो आप कपल्स थेरेपी की तरफ जाएं, किसी बड़े से मशवरा ले लें, या किसी बड़े को कहें कि आप दोनों को बैठ के समझा लें। हाँ जी। ना कि आप फ्रेंड्स में बताएं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि गॉसिप, आपने एक को बताया, चलो उसने जाके सिर्फ अपने शौहर को ही बता दिया, उसने आगे से उस बंदे से बात कर ली कभी बातों बातों में, क्या इज्जत रहती है? बिल्कुल इज्जत नहीं। सो देखिए, अपने पेट के ऊपर पेट नंगा नहीं करना, पेट पे पर्दा अब नहीं डालना है। और उसको डालने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम पॉजिटिव रहें और मसले के हल को ढूंढें। बर्दाश्त और शेख चिल्ली वाली जो बातें होती है ना, जो इसमें सारी मैक्सिमम जो बातें हैं वो यही है कि हम लोग कहते हैं ओ मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाली हूँ। मजा तब आता है जब बंदा काम कर लेता है और बंदे का काम बोलते हैं। जब बंदा कहता है कि यार हमें तो पता ही नहीं चला कि तुम ये कर रहे थे या कर रही थी, मजा तो तब आता है। जी। और बड़े भी कहते हैं ना कि जाओ लाहौर तो दसो पशोर। मतलब आप कहीं जा रहे हैं वहाँ का ना बताएं, दूसरी जगह का बताएं। और बिल्कुल 110% सही है। और बात ये कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो वैसे ही सबको पता चल जाएगा। मैं हमेशा एक बात हमारे मीडिया के लोगों को भी कहती हूँ, यंग लोगों को, कि बेटा अगर आपको बताना पड़ रहा है ना कि आप स्टार है तो आप स्टार नहीं है, आपका काम बोलेगा। जी। इसी तरह
आपको आवाम कहेगी स्टार। इसी तरह जब आप कोई अच्छा काम करेंगे वो खुद ही आम हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा, और होने के बाद 100 लोगों को बताया मैंने अपनी बिजनेस शुरू किया है, या मेरे बड़े अच्छे नंबर आए, या मैंने फलां चीज़ कर लिया, या मेरी ये अचीवमेंट है, या मैंने अम्मी को ये चीज़ ले दी, या मैंने अब्बा के लिए गाड़ी खरीद ली, जो भी वो बाद में बताएं होने के बाद, ताकि बात भी मुस्तनिद हो ना। हजारों आज हम बात करते हैं करने जा रहा हूँ, जिंदगी ना रही तो फिर ववेला नहीं मचाना चाहिए, ववेला नहीं मचाने। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ नूर के किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि मॉर्निंग एट होम में ज़्यादा से ज़्यादा सेहत पे और तालीम पे तवज्जो दें, तो आज भी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, और व्यूअर्स अफसोस की बात यह है कि एक वक्त था जब दिल के अमराज ज़्यादातर या हार्ट प्रॉब्लम्स एटलीस्ट लेटर ऑन इन लाइफ के जो हैं वो बड़ों में ही होते थे, और एक एज के बाद 45-50 के बाद कहते थे कि दिल का ख्याल, ये मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, या 60 साल की उम्र के बाद दिल के। अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर हार्ट की कंडीशंस आ गई हैं, और ऐसी हार्ट कंडीशंस आ गई हैं जो पहले हम बड़ों में देखते थे। देखिए कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है व्यूअर्स जिनके साथ हम पैदा होते हैं, जिनको कंजेनिटल हार्ट इश्यूज़ कहते हैं, जैसे किसी के दिल की वो आर्टरीज बंद है, किसी का सुराख है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो तो इंसान उसके साथ पैदा होता है, और अगर राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो उसका पैदाइश से पहले भी इलाज हो सकता है और पैदाइश के बाद भी हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो अवॉइडेबल हैं, लेकिन हमारे अपने ऐसे अमल हैं एज पेरेंट्स जिनकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हार्ट कंडीशंस से सफ़र करें, ये तो एक लम्हा फ़िक्रिया क्या, ये तो ऐसी हैरानकुन बात है कि मेरे मतलब माँ बाप की क्या ख्वाहिश होती है व्यूअर्स, हमारी एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो कैसे गुजारेंगे जब हम उनकी फाउंडेशन ही इतनी कमज़ोर रखेंगे। खैर मैं क्या बात कर रही हूँ, हमारे साथ उस्तादों के उस्ताद बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एक ऐसी पर्सनालिटी का करेंगे जो भाई होंगे प्रोफेसर, होंगे डॉक्टर, लेकिन हमारे लिए एक शदीद इंसान दोस्त, ब्रिलियंट पर्सनालिटी, जो ना सिर्फ खुद बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं। जैसे कि अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि ठीक है डॉक्टर होना साइंस से तो ताल्लुक़ रखता ही है, लेकिन ये एक आर्ट फॉर्म है और इसको हैंडल करना इंसान को आना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत जिम्मेदारी दी है इनको कि इनके हाथों के थ्रू इंसानों को शिफा मिलती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स आप देखें कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ताला ने चीज़ें ग्रांट की होती है। तो प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक हमारे साथ हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कितनी मज़े की बात है कि आपके एक उस्ताद ने बनाया अस्पताल साथ मिल के, फिर आपने उसके अंदर मज़ीद एडिशन की, और बीइंग अ फाउंडर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में का आपने बुनियाद रखी, और माशाल्लाह नाउ इट्स अ रनिंग थिंग। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। देन हमारे साथ डॉक्टर साहब के ही स्टूडेंट हैं, बड़े नर्वस थे आज के भाई उस्ताद के साथ बैठा है, लेकिन ये भी खुद अब उस्तादों के ही उस्ताद बन गए हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे इंसान, हर किसी के काम आने वाले। और इन दोनों के बारे में मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ व्यूअर्स, सुनी सुनाई से ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने टीम के लोगों का एक्सपीरियंस, पीटीवी वालों के लिए ये लोग कितना करते हैं। कोई इंसान इन दोनों लोगों के पास आ जाए तो ये कभी ना नहीं करते। हमारे साथ डॉक्टर आमिर हुसैन मंदेशा हैं, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भैया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मसूद आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये दिन 29 सितंबर मनाने का रीज़न क्या है, हार्ट डे? देखिए जितने भी डेज़ मनाए जाते हैं, खा वो हार्ट डे है या ब्रेन डे है या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ख़वातीन का दिन है, बेसिकली तो आपने हाईलाइट करना है कि ये इशू क्या है और क्यों हम ये इस चीज़ को प्रोपेगेट कर रहे हैं। शायद आपके नॉलेज में हो कि इस वक्त दुनिया में जो नंबर 1 किलर है वो हार्ट डिजीज़ है, ये और ये अक्रॉस द ग्लोब है। कैंसर्स और हार्ट डिजीज़ दुनिया में 2 सबसे बड़ी रीजंस है अमवात की। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं डायबिटीज कितना बड़ा रीजन है पाकिस्तान में? डायबिटीज फिर अल्टीमेटली लीड करती है ना, डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज का पहले मुझे फिर मैं कनेक्ट करती जी ज़रूर। देखिए डायबिटीज़ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दुनिया के आप कह लें पहले 2-3 मुल्कों में हम आते हैं बदकिस्मती से, जहाँ पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, और ये पर्टिकुलरली ख़वातीन में है, लेकिन आदमियों में भी उतनी ही कॉमन है। और बच्चों को भी होती है टाइप 2 डायबिटीज बच्चों को हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी खुराक का ख्याल नहीं रख रहे, और फिर उनको हार्ट के प्रॉब्लम भी डेवलप होते हैं। क्योंकि देखिए व्यूअर्स,
जिस बंदे को डायबिटीज़ हो गई ना, उसने सारी ज़िंदगी अपने दिल का भी मैनेज करना है, उसने अपने जिगर को भी इन वो रखना है और गुर्दों को भी, क्योंकि राइट डॉक्टर साहब, क्योंकि सबसे थोड़ा सा मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। वो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों में होती है, जो बड़ों में होती है वो टाइप 2 होती नहीं, है। डॉक्टर जो साहब, ओल्डर चिल्ड्रन में आप कह लें कि टीनेजर्स में आ रही है बिल्कुल। टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चों में होती है वो टाइप वो 1 तो होती है पैदाइश और से वो ही होती है। जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होती मैं है। उसकी बात कर रही हूँ, तो 11 मेरी एक जानने वाली की 11 साल के बेटे का डायबिटीज़ टाइप 2, और अब वो उसको रिवर्स करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि वहाँ तक हम पहुँचे क्यों? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ओबेसिटी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आपका ये फास्ट फूड है। वो एक ना चाइनीज़ प्रोवर्ब है, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, एनकेस्ड इन फैट एज ए चाइल्ड, एनकेस्ड इन कफन एज ए यूथ। तो अगर आप मोटापा पहले दिन से बच्चों की, आप देखें ना बच्चे सारा दिन आप कभी स्क्रीन टाइम चेक कीजिएगा बच्चों का, अनबिलीवेबल है। मेरे पास कई दफ़ा माएँ बच्चा लेके आती हैं, डॉक्टर साहब सारी सारी रात जागता रहता है और मुस्कुरा के बता रही हैं। अच्छा, चेकअप के लिए लाए हैं और चेकअप के दौरान भी बच्चा जो है वो मोबाइल पे ही मोबाइल लगा फोन होगा पे। और उस दौरान डॉक्टर साहब और माँ की बात हो रही होगी, बिल्कुल राइट ऐसी, के रॉन्ग? बिल्कुल ऐसी। तो वो जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका स्क्रीन टाइम इतना एनहांस हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और फिर फास्ट फूड, और ऑब्वियसली उसमें पेरेंट्स का मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, क्योंकि ये चीज़ें तमाम प्रिवेंटेबल हैं। और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम ना सिर्फ इन बच्चों को डायबिटीज़ से प्री डिस्पोज करें, हम इनको ब्लड प्रेशर से प्री डिस्पोज करें। आप सरप्राइज़ होंगे कि मैं अब कितने बच्चे 12 साल से 18 साल के दरमियान ब्लड प्रेशर को देखता था जो कभी सुना ही नहीं था कि बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होता है। और ये सारे के हाइपरटेंसिव हम सुनते थे कि एक एज के बाद अगर कोई 30-35 साल के बंदा हाइपरटेंसिव हो जाता था तो घरों में वावेले मच जाते थे, पूरे मोहल्ले वाले आ जाते थे, हाय है तो दिल दा मसला हो गया, दिल दा। व्यूअर्स, सोचने की बात है, हम जितना ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को मौत के करीब लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एडल्ट्स में ये हार्ट का मामला कहाँ पे खड़ा है, और उसके साथ साथ आज ये जो डेट है 29 सितंबर, दिल का दिन मनाने का रीज़न? एक्चुअली जैसे जैसे दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, ये 25th एनिवर्सरी है वर्ल्ड हार्ट डे की, और ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और WHO ने मिलकर ये फ़ैसला किया आज से 25 साल पहले कि अवेयरनेस के लिए एक वर्ल्ड हार्ट डे रखा जाए। और इस वक्त जैसे सर ने कहा कि जो कार्डिक डिजीज़ है ये लीडिंग कॉज है, 18.6 मिलियन हर साल इंटरनेशनली लोग जो हैं वो दिल की बीमारी के हाथों उनकी अमात होती हैं। इसके मनाने का एक ख़ास मैसेज, ख़ास मकसद होता है। जैसे लास्ट टाइम था कि आप मोशन में लाएं, अपने दिल को हरकत में आएँ। इस साल है उनका स्लोगन कि आप बीट टू बीट केयर करें हार्ट की, और इन सब का मकसद एक ही है, हर दिल कलेक्टिवली की धड़कन के साथ अपने दिल का ख्याल करें जी, क्योंकि कलेक्टिवली हर दिल की धड़कन मैटर करती है। कलेक्टिवली मैसेज ये होता है कि शायद कोई गवर्नमेंट, कोई NGO, कोई इदारा, कोई डॉक्टर अकेला ये काम नहीं कर सकता, ये सोसाइटी को कलेक्टिवली करना है। और इस मोबिलाइजेशन के ज़रिए दिल की बीमारियों के बारे में हमने अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करनी है और लोगों को अवेयर करना है कि जैसे सर कह रहे थे कि ब्लड प्रेशर, सिगरेट, मोटापा, शुगर, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल में रख के सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आएंगे, आप हरकत में रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अदरवाइज़ जैसे टीन एजर्स में और जैसे यंग एज में हार्ट अटैक आजकल हो रहे हैं, ये अनबिलीवेबल है। और शायद जिस तरह हम डायबिटीज़ में लीड कर रहे हैं, मुझे लेकिन तो भैया लगता है इसमें ड्रग अब्यूज़ का भी तो कुछ ताल्लुक है। देखिए, कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो नशों में मुब्तला हो जाते हैं। यंग लोगों में अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले दिनों पता चला कि किसी जानने वाले के बच्चे की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से ही हुई, लेकिन इसलिए उसको हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उसने कोई स्कूल से ही फ्रेंड्स आपस में कोई नशे करने शुरू हो गए थे। देखिए व्यूअर्स, ये भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इलीगल है नशा, गलत है, लेकिन लोग जिसने ढूंढना होता है वो ढूंढ ही लेता है। और यंग बच्चे तो सबसे पहला टारगेट होते हैं ऐसे लोगों का। सो स्कूलों में भी हमें ख़ास डॉक्टर साहब नज़र रखनी चाहिए। इवन अपने क्राउड में, यार तुम्हें काम करने में प्रॉब्लम होती है किसी की सारी रात के, तुम ये ना गोली जो है ये फ़लाँ बंदे से मैं लेता हूँ, तुम ये ना ले लिया करो, तुम जागे रहोगे। लो जी, वो गोली एक्सटेसी है कि क्या है आपको नहीं पता, आप लेना शुरू हो जाएं। अब वो आपको जगा के रखती है, एक दिन वो आपके ही दिल को रोक देगी। जब भी आप नेचर के किसी अमल के साथ आप क्रॉस रिएक्ट करते हैं, वो स्मोकिंग है या अनयूजुअल कोई भी चीज़ रिक्रिएशनल है, तो उससे ये इस तरह के मसाइल आते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या आप डिजीज़ेस देख रहे हैं दिल की? देखिए, बच्चों में ना 3 तरह की डिजीज़ेज़ होती है। सबसे कॉमन तो पैदाइशी नुक्स होता है, और आप हैरान होंगे कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं तो जो सबसे कॉमन डिफेक्ट होता है कि बच्चे में, वो हार्ट का डिफेक्ट होता है।
और तकरीबन 100 में से एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है। तो आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 25 करोड़ आबादी है और हमारा जो बर्थ रेट है वो भी बहुत हाई है बाकी दुनिया की निस्बत, तो तकरीबन 40 से 50 हज़ार बच्चे हर साल दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। ये वो हैं जो पैदाइशी नुक्स हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया कि दिल में सुराख है, दिल का वाल ख़राब है, दिल की शरियानें उल्टी हैं, दिल मुकम्मल नहीं बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही था। जी बिल्कुल, हर दूसरा बंदा जो आ रहा होता था वो अपने बच्चे को ला रहा है दिल में सुराख है। जी ऐसे ही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो हमारा इस वक्त हार्ट सेंटर है वो इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया का इंटरनेशनल है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा हार्ट सेंटर है। हम अप्रॉक्सीमेटली 1300 से 1500 सर्जरीज और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन 1000 के करीब इंटरवेंशंस करते हैं हर साल, और ऑब्वियसली ट्रेनिंग, टीचिंग, बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं। अब दूसरा जो कॉमन रीज़न है बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम्स का, उसको हम कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज़। ये अभी तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आपका गला ख़राब हो गया और आपने इन टाइम उसको ट्रीट नहीं किया तो उसका इफ़ेक्ट दिल पे भी होता है, दिमाग पे भी होता है, जोड़ों पे भी होता है, और ये इसको हम रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसमें आपके दिल के वाल्व डैमेज हो जाते हैं, और वो जो दिल के वाल्व डैमेज होते हैं वो खुदा न खास्ता सारी ज़िंदगी का बोझ बनता है। और जो तीसरी बीमारी कॉमन बच्चों में होती है वो उसको हम एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक, आपने सुना होगा कि जी बच्चे को बुखार आया और एकदम से बच्चे के दिल पे असर हुआ और इससे पहले कि वो हॉस्पिटल लेके जाते बच्चा फौत हो गया। इसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ये बच्चे के जो वायरस होता है ये डायरेक्टली दिल के ऊपर इफेक्ट करता है और एकदम से दिल के पट्टे काम करना छोड़ देते हैं। तो एक दिल जो कि एक ताकत के साथ धड़कता है एकदम से फैल जाता है और काम करना छोड़ देता है। लेकिन जिस चीज़ को मैं लोगों को वार्न करना चाह रहा हूँ वो चौथा बड़ा रीज़न है, और वो है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, और वो है ओबेसिटी, मोटापा, आपका लाइफस्टाइल। देखिए हम बात करते थे कि जी बड़ों में स्ट्रेस बहुत है, वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चे, जब हम बच्चे थे तो हम खेलते थे, हमारे बाहर ग्राउंड्स थे, हमारे पेरेंट्स हमें इनकरेज करते थे कि आप जाएं ग्राउंड में खेलें। आज आप बच्चे को देखें वो सारा दिन या टीवी के सामने है, मोबाइल फ़ोन के, 4-4 साल के बच्चों को आपने मोबाइल फ़ोन लेके दे दिया और उनका 8-8 घंटे का स्क्रीन टाइम है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप किस तरीके से आप बच्चों को रेज कर रहे हैं, और फिर रात को 1 बजे डिलीवरी हो रही है। हाँ, हम अभी बातें ये अभी करेंगे, बट सबसे पहले तो आई वांट टू एस्टैब्लिश ना कि मसाइल कितने हैं ये भी, क्योंकि लीडिंग कॉज है अगर डेथ का इस मुल्क में, दुनिया में, तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो डॉक्टर साहब आप अगर मुझे बताएं कि हमारे जो एडल्ट्स हैं 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, या 21 साल से बड़ी, चले डॉक्टर साहब आपके पास 21 तक ले आते हैं, 18 साल तक। अच्छा, आप 18 WHO 18 साल तक बच्चा 18 के बाद जो मसाइल हैं वो क्या आते हैं? जो लीडिंग कॉज है वो तो ऑफकोर्स जो पैदा हुआ दिल की प्रॉब्लम के साथ उसका 18 साल की उम्र पे भी होगा अगर उसका इलाज नहीं कराया, बट जो 18 के बाद रूनुमा होती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना वो तो जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं वही है, और कुछ जो बच्चों वाली बीमारियां आगे चलती रहती हैं, डायग्नोज नहीं होती, वो वाली हैं। लेकिन हम मेजॉरिटी के ऊपर हार्ट अटैक के ऊपर ही मेन फोकस कर रहे होते हैं, या दिल की धड़कन के कुछ मसाइल होते हैं। तो उसमें जो कॉमन मोटे मोटे फैक्टर्स जो इस बीमारी को कॉज करने के रीज़न बनते हैं वो ब्लड प्रेशर है, वो डायबिटीज़ है, वो फैमिली के अंदर अगर आपको हार्ट डिजीज़ रन कर रही है, या आपकी चिकनाई या कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, और इसके साथ साथ जो ओबेसिटी है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर वो बंदा जिसकी ओबेसिटी है, जिसका पेट निकला हुआ है, वो 5 साल के अंदर शुगर और अगले 5 साल में दिल का मरीज़ बन जाता है। और ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि ये हम तो आप ये जो ख़ास तौर पे लाहौर और इसके इर्द गिर्द वाली बेल्ट है, ये दबा के गंदम और चावल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जिनके मुताबिक शायद वो समझते हैं कि शायद ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है और इससे मोटापा नहीं होता, और उसके बाद जब मोटापा आता है तो उनको डायबिटीज़ आती है और हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो जाता है। डॉक्टर साहब वो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली बुरा नहीं है, अगर आप चक्की के आटे की, चोकर के आटे की रोटी खा रहे हैं, जिस तरह पहले वक्तों में रोटियां खाई जाती थी, एक आप अगर रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं और उसके साथ आप सालन खा रहे हैं, तो वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। हम क्या करते हैं, सफ़ेद चावल बना लिए, सब्जी वाले चावल बना लिए, और वो आपने अपना लंच बना लिया। अब प्योर कार्बोहाइड्रेट आप आलू, मटर, गाजर और चावल डाल रहे हैं, उसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। एक तो आपका पेट भी नहीं भरा रहेगा, थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लग जाएगी, और कैलोरीज बेतुकी, और दिल को जो नुकसान वो तो अपनी जगह, राइट डॉक्टर? 3 दफ़ा 3 रोटियां खानी है, सुबह दोपहर शाम। ये भी तो गलत बात है ना। रोटी एक टाइम आपने खा ली, मैं क्या करती हूँ, मैं एक वक्त अपने बच्चों को चपाती खिलाती हूँ, एक चपाती, उसके अलावा एक टाइम इतने से चावल। मेरा फोकस होता है कि जो एक्चुअल प्रोटीन है या जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उस पर फोकस किया जाए। ये तो एक्चुअली वो भूसा है जो आपको फाइबर प्रोवाइड करता है अगर आप सही लें। ब्राउन चावल अपनी जगह है, लेकिन सफ़ेद चावल जो है वो तो इतने प्रोसेस्ड हैं
कि वो तो लिटरली इट्स लाइक भूसा, वो शौक के लिए आप खा रहे हैं तो खाएं, लेकिन वो न्यूट्रिशनल आपको उस तरह बेनिफिट नहीं दे रहा कैलोरीज के अलावा। डॉक्टर अब अगर आप इजाज़त दें तो ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। किसी को दिल की प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले कैसे डायग्नोस करें? हार्ट अटैक पे ही अगर बात आनी है तो वो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और बच्चों के स्पेशली ऐसे मामलात होते हैं जो सालों साल चल रहे होते हैं, किसी ने चेक ही नहीं कराया होता। तो वो क्या इंडिकेशन है छोटे बच्चों में और एडल्ट्स में, एंड देन फाइनली हमारे इन बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनका एडवाइस आपको कि किस तरह इन बीमारियों से बच सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज दिल के अमराज डिस्कस कर रहे हैं। आए दिन व्यूअर्स कोई ना कोई ऐसी हवन्नक और डरावनी खबर आ जाती है कि फ़लाँ के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ के शौहर को हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ के अब्बू फौत हो गए, हार्ट अच्छे भले थे। मतलब मैंने पिछले दिनों एक ऐसी बात सुनी, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए कि अभी अभी एक मियाँ बीवी, उनके जो 3 बच्चे थे, तीसरे बच्चे की फाइनली शादी की, और शादी के बाद वो बच्चे हनीमून पे गए, मियाँ बीवी जो हैं वो मरी साइड पे निकल गए कि भाई हम भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कि माशाल्लाह तीनों बच्चों की शादी हो गई है। वो हस्बैंड वाइफ वॉक कर रहे थे, सिर्फ वो 58 के थे भाई जिनकी डेथ हुई है, 58 के थे, वो वॉक कर रहे थे, अपनी बीवी की तरफ चलते हुए आ रहे थे और एकदम से वो गुड़ुप करके गिरे हैं ज़मीन पे, हार्ट अटैक 58 पे। एक तरह से जवान जान, बच्चे अब बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, अब वो स्टेज आया था कि वो थोड़ा सा रिलैक्स करे, 2 साल बाद उन्होंने रिटायर करना था, उनकी डेथ हो गई चलते चलते, लिटरली वॉक पे, छुट्टी पे। सो मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब कोई ऐसे इंडिकेटर्स या कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चों में हमें पता चल जाएं, या जो बिल्कुल पैदाइश पे कोई ऐसी चीज़ें जिनसे पता चले कि इसको कोई दिल की प्रॉब्लम है, ताकि उसको मॉनिटर भी करें और उसके हल तो ढूंढना ही है ना डॉक्टर साहब। अब हो गया मसला तो हो गया। सेम क्वेश्चन टू यू सर, 18 एंड अबव। थैंक यू वेरी मच। देखिए एक चीज़ मैंने सिर्फ ऐड ऑन करूंगा, जो प्रोफेसर आमिर बंदेशा ने बात की ना ओबेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, पेट निकलना। तो बाज़ लोग आपको नज़र आएंगे कि ये मोटे नहीं है लेकिन उनका पेट निकला हुआ है, तो प्लीज़ याद रखें कि ट्रंकल ओबेसिटी एक्चुअली ओबेसिटी की तरह उतनी ही बुरी चीज़ है जितनी ओबेसिटी बुरी है। तो ये पेट निकलने का कॉन्टेक्स्ट जिसको हम ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं नीड्स टू बी हाईलाइटेड, ताकि इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप जहन में रखें। ये वाला एरिया व्यूअर्स, अगर आपके इस एरिया के अंदर टायर बनता है या आपका एक मोटा गोल पेट बनता है, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, बट स्पेशली आई थिंक मेल्स में कहते हैं, ये एरिया, ये आपका मिड सेक्शन जो है, अगर ये निकला हुआ है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल स्किनी से होते हैं, उनको हम स्किनी फैट कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने सारा पेट पे अपने वेट रिटेन किया हुआ होता है और वो दिल पे प्रेशर डालता है। सर थैंक यू, आपने ये बात की, हम शो पे बड़ी दफ़ा ये बात करते भी हैं। अब बच्चों की अलामात के ऊपर बात करते हैं। बच्चों की अलामात ना एज रिलेटेड होती हैं। अगर एक न्यू बॉर्न है, बच्चा पैदा हुआ है और पहले 1 महीने की बात करेंगे, तो अगर बच्चा नीला काला हो रहा है, बच्चे को फीड करते हुए स्वेटिंग हो रही है, बच्चे को सांस चढ़ रहा है दूध पीते हुए, और बहुत सिंपल चीज़ है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करें जब वो दूध पी रहा है, उसका सांस तो नहीं तेज़ चल रहा। अगर बच्चा इस तरीके से सांस ले रहा है और आपको बज़ाहिर कोई और रीज़न नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, और या फिर बच्चे का अचानक कोलैप्स होना या बेहोश होना। लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर खेलते हुए सांस चढ़ना, खुदा न खास्ता खेलते हुए एकदम से चक्कर आना, गिर पड़ना या बेहोश होना, उनकी उंगलियों और होंठों का रंग नीला काला होना, ये वो तमाम अलामात हैं जो, और कुछ बच्चों में ग्रोथ नहीं होती। और डॉक्टर साहब कितना बार दुख होता है जब लोग कहते हैं कि भाई हो है इनू दिल दा मसला सी, दिल च सुराख सी, सानू तो पता ही नहीं चला है, बचपन तो नीला हो रहा है। भाई बच्चा नीला हो रहा है, ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। और बदकिस्मती से इसमें हमने ये भी देखा है कि बाज़ दफ़ा हमारे तो असर हो गया है, दुआ कराओ इनू। जी हमारे डॉक्टर्स हज़रात भी बाज़ दफ़ा इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपके दिल से आवाज़ आए। ऑब्वियसली डॉक्टर तो स्टेथोस्कोप लगाएगा, उसको मरमर सुनाई देगा, तो वो कहेगा इसको दिल की बीमारी है, लेकिन ये ऐसी अलामत है। एक और बहुत अहम अलामत है बार बार चेस्ट इन्फेक्शन। अगर आपके बच्चे को बार बार छाती की इन्फेक्शन हो रही है, साल में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा वो बीमार हो रहा है, तो आप ज़रूर सोचें कहीं उसको खुदा ना खास्ता अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपको बहुत स्किनी बच्चे मिलेंगे, थिन बच्चे मिलेंगे, आपने ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो देखनी है, लेकिन उन बच्चों में भी हम ये ज़रूर देखते हैं, नहीं निकलता फिर। जी उनका कद भी नहीं निकलता, उनका वजन भी नहीं बढ़ता, उस तरीके से नहीं बढ़ता जिस तरह नॉर्मल बच्चों का होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है, सॉरी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, देखिए सीज़न भी आने वाला है,
स्मॉग का, आपको पता है उसकी वजह से 2 या 3 दफ़ा साल में तो हर किसी के बच्चे को इन्फेक्शन होती है। देखिए तो स्मॉग एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, एक रूटीन की बात कर रहे हैं कि अगर आपको 2-3 दफ़ा से ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है तो आप सोचेंगे ज़रूर, अपने डॉक्टर से ज़रूर कहें कि वो एक दफ़ा अब आपको जैसे मेरी एग्जामिन नूर को बार बार हो रहा था, जब हम उसको लेके गए हैं डॉक्टर्स के पास, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने क्या पता चला कि नूर को अस्थमा है। तो हमने उसका फिर अब 4 माशाल्लाह 5 साल की होने वाली है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, हेल्दी है, उसकी मेडिसिन थी, उसका वो इन्हेलर आना था रात को, हर रोज़ रात को हमने उसका इन्हेलर करना होता है, 3 पफ लेने होते हैं, माशाल्लाह बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो अगेन व्यूअर्स, मैं आपसे पता है इतनी बड़ी बात क्यों अपनी बेटी की भी आज ऑनर चले मुँह से निकल ही गई, मैं नॉर्मली नहीं शेयर करती, कि व्यूअर्स इट डजेंट मैटर आप किस पोजीशन किस सिचुएशन में है ज़िंदगी के, अमीर से अमीर लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है और बहुत मुस्तक इंसान के साथ भी हो सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया के। इधर से उठा उठा के लोग बाहर बुलाते हैं अपने पास और बाहर प्रैक्टिस करवाते हैं। बहुत से विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं, आप लोगों की कितनी ट्रैवलिंग होती है कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। सो द पॉइंट इज़, जब हमारे मुल्क में इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ और फ्री फैसिलिटीज़ भी हैं, चेकअप कराने में क्या जाता है व्यूअर्स। अच्छा एडल्ट्स में आमिर भाई, अच्छा जो हार्ट अटैक या दिल की तकलीफ़ जिसको हम आम तौर पे समझते हैं कि ये दिल की तकलीफ़ है, उसमें अगर आपको छाती में दर्द आए, बोझ आए या बोझपन के साथ टाइटनेस महसूस हो, चलते चलते अगर आपका सांस फूल जाए या जिस्म पे गैर ज़रूरी आपको पसीना आ जाए, अगर आपकी एज 60 प्लस है या आपको डायबिटीज़ है, तो कोई भी धड़कन का तेज़ होना, अनईजी होना आपका, और आपको ऐसे महसूस होना जैसे लेटने से सांस फूलता, ये तमाम की तमाम जो है ये दिल की अलामात होती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर चलने से कंधे या बाजू आपके भारी हो जाएं, आपके जबड़ों में कोई बोझलपन या दर्द आना शुरू हो जाए, खाने के बाद अगर आपको गैर ज़रूरी छाती के ऊपर बोझ या डकार आएँ, तो ये तमाम की तमाम दिल की अलामात होती हैं, इनको सीरियस लेना चाहिए और इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। आप जो करीब तरीन कार्डियोलॉजिस्ट है या गवर्नमेंट की जो भी सहूलत है उससे आप मुस्तफ़ीद हों और इसको रूल आउट करें। और दिल के बारे में हकीम वाला सीन ना करें। बहुत से लोग ऐसे होता है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर ऑब्वियसली अगर आपको कोई कहता है आप दुआ करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है, दुआ तो करनी चाहिए, दुआ और दवा हम तो एक ही कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन ये मामलात ऐसे होते हैं कि इनके लिए तशख़ीस भी चाहिए होती है, दवा भी चाहिए होती है और दुआ भी चाहिए होती है। सो प्लीज़ हार्ट के मामलात में प्लीज़ पंगे ना करें। व्यूज़, मैं आपको डायबिटीज़ में भी मना करती हूँ। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं वो अजवा खजूर को पीस के हमने उसको कैप्सूल में डाल दिया, हम वो लेना शुरू हो गए, इंसुलिन लगानी छोड़ देते हैं, इंसुलिन जिस्म की ज़रूरत है, सिस्टम क्रैश कर जाता है। सो प्लीज़, मतलब वो पता नहीं, मेरी एक दोस्त जानने वाली है, उनकी अम्मी को पता नहीं इंसुलिन पता नहीं क्या कोमे में वो बेचारी चली गई, क्योंकि उनको पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं वो किसी ने उनको बताया, वो किसी ने उनको कैप्सूल ला के दे दी, उन्होंने दिल की अपनी उन्होंने दवाइयाँ ही लेनी छोड़ दी, अपनी डायबिटीज़ की और दिल की, ब्लड प्रेशर की भी लेनी छोड़ दी और उसकी भी ले गई, वो कोमे में चली गई बेचारी। दिल के बारे में बड़ा कॉमन है, कहते हैं टाइम इज़ मायोकार्डियम। आप जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस हो जाएगी उतना ही आपका जो दिल के पट्टे हैं उनको नुकसान नहीं होगा और आपके दिल का पंप बचा रहेगा। जितनी जल्दी आप को कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स हैं जो रूटीन लाइफ में पहले नहीं थे, अगर आप एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे, आप किसी एज में भी हैं, टीनेजर्स हैं, आप अडल्ट एज में हैं, अब ये बीमारी पाकिस्तान के अंदर 40 प्लस या 60 प्लस की बीमारी नहीं रही, ये यंग लोगों की बीमारी बन गई है। और उसके बहुत सारी रीज़न हैं, जैसे पहले रिस्क फैक्टर्स हमने बताए, इसी तरह से डाइट के अंदर प्रोसेस डाइट हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सारी की सारी फ्राइड आइटम्स हैं, ये आपको दिल की तकलीफ़ की तरफ लेके जाती हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर तो कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया और उसके अलावा भी हमने जो बात की, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस बात की तरफ अब जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है, जो हमारी कंक्लूजन है, अब आपको ये तो समझ आ गया कि दिल एक बड़ा सीरियस मामला है। अगर दिल की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे पैदाइश से हो या आगे जाके डेवलप हो या कोई सडन कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट, कुछ भी हो जाए, तो तशख़ीस और इलाज तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन व्यूअर्स, अगर हो ही ना तो कितनी अच्छी बात है। सो दिल के अमराज से या किसी सवियर प्रॉब्लम से, जैसे छोटे बच्चों का अगर माँ के पेट में ही डायग्नोज हो जाता है कि मसला है, तो पैदाइश पे ही है। और अब तो की होल सर्जरी से भी डॉक्टर साहब आप लोग कितनी अमेजिंग इनोवेशंस कर रहे हैं अपने अस्पताल में, तो टाइमली चीज़ का इलाज भी हो जाता है। तो आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका भी जी। देखिए, प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि बहुत सारी दिल की बीमारियाँ जो पैदाइशी होती हैं उनसे बचा जा सकता है, और बचने की 2 बड़ी मेन चीज़ें, एक तो देखिए पैदाइशी दिल के नुक्स उन पेरेंट्स में होते हैं जहाँ पे माँ को शुगर होती है, तो खुदारा अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल करें, और प्रेगनेंसी में उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
एक जो हमारी मदर्स वैक्सीनेटेड नहीं होती, कंजेनिटल रुबेला या बेशुमार वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हार्ट डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, और अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई प्रॉपर, ख़ास तौर पर अगर माँ की वैक्सीनेशन नहीं हुई, तो ऐसे बच्चों में भी दिल की बीमारी होने का चांस नॉर्मल से ज़्यादा है। सिमिलरली जिसकी हमने बात की रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की, सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। आपका गला ख़राब हुआ, आपने इन टाइम दवाई नहीं ली, कोई बात नहीं 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सिंपल पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन की बात कर रहे हैं, अगर आप वो 3 दिन के लिए ले लेते हैं तो आपके ना दिल पे असर होता है ना जोड़ों पे असर होता है। लेकिन खुद नहीं लेनी, खुद नहीं डॉक्टर लेनी। आपको लिख के देगा। ये प्लीज डॉक्टर साहब सारे घर पे बैठ के फकना शुरू कर नहीं, देंगे। नहीं नहीं खुद नहीं लेनी, आपने फॉरेन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है और आपने वो मेक श्योर करना है कि वो आपने दवाई लेनी है। देखिए, अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ मौजूद है कि आपको कोई पहले से फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम मौजूद है बच्चों में, या आपकी बहुत नस्ल दर नस्ल आपस में शादियां हुई हुई हैं, तो एक और टेस्ट है जिसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राम कहते हैं। Yes. यह हम 18 to 20 वीक्स पे करते हैं, और कोई भी अच्छा बच्चों का कार्डियोलॉजिस्ट आपको माँ के पेट में ही बता देगा कि क्या बच्चे को दिल की बीमारी है या नहीं है, और अगर है तो ये काबिल इलाज है या काबिल इलाज नहीं है, और उसके मुताबिक ऑब्वियसली आप उसकी प्रेगनेंसी को भी प्लान कर सकते हैं। और हम ऐसी बेशुमार चीज़ों से बर वक्त बचा सकते हैं बच्चे को, जो कि बाद में पैदाइश के बाद आपको साल साल पता ही नहीं चलता कि बच्चे को दिल की बीमारी थी या नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जी बड़ों बहुत के लिए। शुक्रिया। दिल की बीमारियों के लिहाज से आप ये देखें कि एक ओल्ड प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे पहले कि आप दिल की बीमारी का शिकार हो जाएं और आप रोज़ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएं, तो जैसे ही आपको कोई शक पड़ता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप फौरी तौर पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट या करीब तरीन जो गवर्नमेंट की सहूलत है उससे रजू करें। और जो चीज़ें जिनसे आप बच सकते हैं वो ब्लड प्रेशर है, वो आप मोटापा है, आप अपना लाइफस्टाइल नेचुरल रखें, आप चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल को एटलीस्ट एनुअली एक दफ़ा चेक करा के, और अगर उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ज़्यादा हैं तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिल के जो भी दवाई वो तजवीज़ करें उसको खाएं। और आप कोशिश करें कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल स्वीट्स हैं या आप प्रोसेस्ड मीट्स हैं या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें मार्की स्पेस खाने पे। और जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना आप दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे। वर्जिश को मामूल बनाएं, और ये जितनी NGOs हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनकी आप मदद करें कि ये आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में आपकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक चीज़ सॉरी मैं ना ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारा ना एक CM चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, जी जी, और ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए अगर किसी भी गवर्नमेंट ने कोई काम किया है और वो अच्छा काम किया है। आपको पता होगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी एक वेटिंग लिस्ट थी बच्चों की, हमारे कोई 10,000 के करीब बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, सिर्फ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हमने मौजूदा CM से ये बात की कि जी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप हो सकता है जिसमें इन तमाम बच्चों को हम एनरोल करके, हाँ उनकी सर्जरी पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन ये बच्चे जो बेचारे साल से, ये प्रोग्राम लास्ट ईयर शुरू हुआ है, अब तक हम 6,000 बच्चों की सर्जरी कर चुके हैं, और ये 100% फ्री ट्रीटमेंट है जो कर्टसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। आप अमीर हैं या गरीब हैं, उसमें किसी किस्म की कोई देन नहीं। आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल या किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में आना है, आप इनरोल होंगे, अगर आपकी इमरजेंट सर्जरी है तो फ़ौरन होगी, अगर आपकी रूटीन सर्जरी है तो हम उसकी एक ऑब्वियसली वेटिंग ज़रूर बनाते हैं। लेकिन अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मेरे बच्चे की सर्जरी नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और वही वाली बात ना व्यूअर्स, मैं तो सच्ची बात है हैरान और परेशान भी हो जाती हूँ कि मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, फ़र्स्ट फ़ीमेल CM ऑफ पाकिस्तान, बहुत बड़ी बात है। बट आपने जिस तरीके से काम किया ना, देखिए पीपल नो कि मेरी आदत नहीं है, मैं यूजुअली पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स वगैरह की नहीं बात करती, लेकिन मैडम के बारे में बेसाख्ता मेरे मुंह से इसलिए बात निकलती है बिकॉज चाहे आप देखें हुनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुनरमंद पंजाब को देखें, चाहे आप पंजाब के टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम किया जा रहा है, तालीम पे जो काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आपने तो ये बात की है कि बच्चों के लिए के इलाज 6,000 से ज़्यादा हो गया। आप ये देखें कि ब्लड बैंक्स जो क्रिएट किए गए कि ऑनलाइन आप चाहे पाकिस्तान में विज़िटर भी हैं और आपको खून की ज़रूरत है, बहुत से ऐसे लोग थे जो आते थे यहाँ पे कोई मसला होता था तो वो उनका इलाज नहीं हो, मतलब ऐसी चीज़ें और इनोवेशंस क्रिएट किए हैं कि मैं सलाम पेश करती हूँ मैम को। खैर यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को ब्रेक की तरफ भी लेके जाना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
अभी हमने बात की दिल के अमराज की, हार्ट प्रॉब्लम्स की। हार्ट प्रॉब्लम्स की जब बात होती है तो उसके साथ ही पेट के मसाइल इंसान को याद आ जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स मसला ये है कि हमारी जो एक ज़िंदगी जीने का सिलसिला और मामला है ना, वो नेचर से बहुत दूर चला गया है। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर्स क्या कह के गए कि हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं, और जब हम नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं या नेचर से लड़ने की कोशिश करते हैं, अब वो हम फिज़िकल लड़ाई तो नहीं करते, लेकिन अपनी हरकतों से हम नेचर से लड़ पड़ते हैं, फिर मसाइल बढ़ते हैं। तो आजकल एक बहुत मेजर चीज़ जिसके बारे में हर दूसरा बंदा कह रहा है मैनू IBS हो गया। एक तो व्यूअर्स, जब तक आपको मेडिकली डॉक्टर ना डायग्नोस करे, खुद ना फैसला करे कि आपको IBS है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें होता ही है कि या तो आपका पेट डायरिया की तरफ जाता है या कॉन्स्टिपेशन की तरफ, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, या आप इस तकलीफ़ में होते हैं या उसमें होते हैं। दूसरी बात, एसिडिटी, तेज़ाबियत का प्रॉब्लम। उसके बाद वैसे ही बैठे बैठे पेट में कड़ूल पड़ रहे हैं, लोग खाना खाते हैं, इतना सा भी खाते हैं, कहते हैं यहाँ पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पे चढ़ा हुआ है, बदहज़मी हो रही है। पेट के इतने मसले चल रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्यों, और कुछ समझ आ भी रही है, बट खैर हमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे, क्योंकि जब बात आती है खाने पीने की, पेट वगैरह की और इन मामलात की, तो तब तो आपको पता है मेरा हमेशा फोकस होता है कि मैं रुख करूं हिकमत की तरफ और नेचुरोपैथी की तरफ और उन चीज़ों की तरफ जो जो हर्बल चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं। तो नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ हैं, हमारी बहुत ही प्यारी आपी जान, हर्बलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आपी जान। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जुगन, थैंक यू। साथ ही हमारे लाडू भाई बैठे हुए हैं, मेरे और फिज़ा के, जो हमें उधार में कभी कभी मिलते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो एक ब्रिलियंट हकीम तो हैं सो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारे इंसान और ख़ुद भी एक एंटरप्रेन्योर है और उनकी बड़ी सक्सेसफुल माशाल्लाह काम चलता है। हकीम फरहान हनीफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं, जबकि टेक्निकली आपा की बारी बनती है, क्योंकि आपको पता है हमारी सीनियर है और हम दोनों एक्चुअली अगर बात की जाए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे सिखाने वाली और मुझे जो मेरे अपनी एक ब्रांड है जिसमें स्किन केयर और हेयर केयर है, आपा की गाइडेंस के बगैर ये कभी नहीं हो सकता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आइडिया भी इन्होंने ही दिया था। मैं हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे बताती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा स्क्रीन का कोई गारंटी नहीं होती, कोई ऐसा काम कर, कौन बहन इस लेवल की हेल्प करती है, गाइडेंस देती है। और अभी भी मैंने इनको ब्रेक में कहा कि जी मैं एक और चीज़ की तरफ अब जा रही हूँ, आपने मुझे रेसिपीज़ देनी है। तो ये हमारी वो वाली आपा हैं, लेकिन क्योंकि वाहिद लड़का हमारे सेट पे आप है तो हम आपको मौका देंगे बात करने का। जी, तो दिल के अमराज, हार्ट प्रॉब्लम्स तो हो ही रही हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया भी क्यों। पेट के इतने मसाइल क्यों हो रहे हैं? और हकीम साहब, मुझे तो हैरत होती है इस बात पे कि कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि मैं पेट की तरफ से मुतमईन हूँ। छोटे छोटे नौज़ायदा गोद में बच्चों से लेके, जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, से लेके 100 साल का बुजुर्ग, हर बंदा पेट की तकलीफ में मुब्तला है। अब इसमें ना बड़ी ज़बरदस्त साहब ने बात की, हर बंदा ही परेशान है, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात, कुरान हमें कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन हद से तजावज़ ना करो। लेकिन इसमें हमने करना क्या है? सबसे पहला काम हम देख रहे हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारे मिजाज जो है, गर्म, खुश्क, सर्द, तर, ये 4 मिजाज इंसान के अंदर पाए जाते हैं। और अखलाक कितने हैं? 4, खून, बलगम, सफ़रा और सौदा। ये 4 चीज़ों का बिगाड़ जो है वो बीमारी है। अगर आपके अंदर रतूबात की ज़्यादती हो गई है तो आपका खाना हज़म नहीं होगा, डाइजेस्टिव नहीं होगा, खाना यहीं पे खड़ा रहेगा, आपका स्टूल सही नहीं आएगा, कच्चा ही खाना आ जाएगा। उससे क्या होगा? खाना यहाँ पे खड़ा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तबीयत हर टाइम बोझ जल रहेगी, यूरन ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब इसमें स्टूल आता है, इसमें भी स्टूल सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या, ये असाबियत है रतूबात की ज़्यादती की वजह से। दूसरा इसमें आता है ऐसे पेशेंट जिनके अंदर खुश्की ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, अब उनको स्टूल बहुत हार्ड आता है या 1-1, 2-2 दिन आता ही नहीं है। अच्छा, अब आपको एक बताऊं, जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है ना, आप नोटिस करेंगे कि उसकी स्किन के भी बड़े मसले होंगे, ड्राइनेस, वो एक्जिमा प्रोन होगा, उसकी स्किन के ऊपर अक्सर रैशेज आपको मिलेंगी। सो देखिए ना, हर चीज़ व्यूअर्स इंटर रिलेटेड है। मसला पेट में शुरू होता है, वो कोई दिल को जाके असर करता है। मसला पेट में शुरू होता है, आपके पाँव को गाउट की फॉर्म में असर करता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो पॉइंट इज, पेट, वो कहते हैं ना, डॉक्टर अजमत मजीद, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अक्सर वो ये बात कहते हैं कि आप ख़रीदते हैं इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टियाँ, आपा जान, हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं, जेवर लेते हैं, सबसे महंगा सासा, सबसे बड़ी आपके पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपका पेट है। इस पेट को संभाल लो तो सब मसले हल हो जाएंगे।
तो हर्बलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरोपैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि जुगन इसलिए हर कोई परेशान है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है। हम नेचर से जो है वो बहुत दूर हो चुके हुए हैं। आप देखें कि हमारे जो खाने थे, खानों में जो है वो गर्मियाँ अगर होती थी तो गर्मियों के अंदर दोपहर के खाने में हकीम साहब कच्ची लस्सी, दही की लस्सी, नमक डाल के वो ज़रूरी थी। गर्मी के मौसम के अंदर अगर बरसात है तो लेमन पानी, उसके अंदर पिंक सॉल्ट होता था, लेमन होता था, वो जो आपकी चीज बॉडी के सीजन में अंदर होती थी, जैसे केरी का की जी, वो जी, बना लिया जाता था, केरी का जो है वो जूस होता था, उसका पानी होता था। गर्मियों में स्कूल से आना तो सत्तू। ये सत्तू, शक्कर वाले, ये चीज़ें जो थी हमारी। उसके बाद चाटी की जो है वो लस्सी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो अब इन चीज़ों से जो है वो हम बहुत दूर हो गए हुए हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी बॉडी के एक तो जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी का जो सिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, और पसीने के ज़रिए ज़ाहिर सी बात है आपकी जो जिस्म की नमकियात है वो निकल रही होती हैं। एसिड लेवल बढ़ गया, जैसे हकीम साहब ने बात की कि रुतूबत जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, बड़ा ईजी वर्ड के अंदर जो है वो इस चीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते साथ ही जैसे लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं, पेट में जो है वो दर्द होती है बहुत ज़्यादा, ये ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हैं, अभी खाना साथ खत्म नहीं ही होता, जी, वॉशरूम भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, 6-6 दिन 8-8 दिन नहीं जाते और फिर जी। ब्लीडिंग शुरू हो जाती जी है। जी जी जी। तो वो बात ये है कि सिर्फ इस चीज़ को जो है वो जज करना ज़रूरी है कि आप खा क्या रहे हैं, आप अपने पेट को दे क्या रहे हैं, और उसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि याद, जैसे कि आपा ने बड़ी प्यारी बात कही कि देखिए पहले वो खाना जो है वो टूटता वो होता है सारा को टूट भज के, उसके बाद फिर पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स, हाँ जब तक जी। वो आपके अंदर से खारिज होता है। अगर पेट ही प्रॉब्लम वाली जगह है जी और आपका खाना वैसे ही निकलता जा रहा है और आपके जिस्म में कुछ अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आप कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ भी ले रहे हैं, आपके जिस्म में ही नहीं जा रही। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वही वाली चीज़ है ना कि आप किसी पे आप पानी डालें अपने ऊपर नहाने के लिए, लेकिन पानी आपके जिस्म को ना लगे तो सफाई तो नहीं होगी। नहीं होगी। इसमें ना ये छोटी सी बात है, जब हम खाना खाते हैं ना तो अल्लाह ताला ने देखिए हमें ये दांत काटने के लिए, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए, चबाना तो सभी भूल चुके हैं आजकल, ये इतना बस बिजी जमाना हाँ, हो गया है जल्दी कि जल्दी खाना Yes. निगल रहे हैं, चबा एक दो Yes. दफा चबा लेते थे हमारे बचपन में, अब तो वो भी नहीं कोई करता। अब दांतों का काम हम 32 आंतों दांत से है, लेते 32 दफा चबाना चाहिए, राइट? यस, और हम अब क्या करते हैं, दांतों का काम आंतों से लेते हैं, इसलिए हम बीमार हैं। और इसीलिए तो आंतों में परफोरेशंस हो जाती हैं, हजार किस्म के मेडिकल मसाइल हो जाते Yes, हैं। बात ये कि व्यूअर्स, हमें आपसे ये बात करने का क्या फ़ायदा, हम यहाँ पे नाच गाने भी करा सकते हैं, ही हा भी करा सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, इन टॉपिक्स की तरफ हम क्यों लेके जाते हैं? देखिए मैंने तो टाइम गुजारना ही गुजारना है 2 घंटे, चाहे मैं ये कर लूँ चाहे मैं ही हा कर लूँ। द रीज़न दैट हम हेल्थ और एजुकेशन पे इतनी बात करते हैं क्योंकि व्यूअर्स, जिस मुल्क का सेहत का और तालीम का निज़ाम ठीक हो जाता है, 90% उस मुल्क के मसाइल हल हो जाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि मेडिकली जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और आप देखें, हम हिकमत को भी साथ लेके चलते हैं, हम नेचुरोपैथी को, हर्बलिस्ट को, एक्यूपंक्चरिस्ट को, हम हर बंदे को साथ लेके चलते हैं कि जिससे जो बेनिफिट हो सकता है हम लें। अब इस वक्त जो हम आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे व्यूअर्स, एज अ पब्लिक सर्विस एंड एज अ डिस्क्लेमर, हम सब की आप लोगों की इजाज़त से, वो जो हम हमेशा बात करते हैं, अगर डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन दी हुई है और आप वो मेडिसिन ले रहे हैं, आपने इलाज अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ना। जस्ट बिकॉज आप अभी हमारी ये देख रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है ओ अभी ये जो बातें करेंगे हम वो फॉलो करेंगे, डॉक्टर ने हमें यूरिक एसिड की दवाई दी है तो हम वो छोड़ दें, हमें उन्होंने ये चीज़ दी है हम वो छोड़ दें। ऐसा नहीं आपने करना। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है आप वो लें, उसके साथ साथ आप ये वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इंशाल्लाह जब आपसे इसको असर पड़ेगा तो आप वो वाली दवाइयाँ भी अपनी छोड़ दीजिएगा या कम कर दीजिएगा, लेकिन अपने मेडिकल प्रोफेशनल मुआलिज की रजामंदी से और उनकी गाइडेंस से। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल भी कोई बात करके जाएगा ना व्यूअर्स, तो आप जब तक उसे चेकअप नहीं कराएंगे तब तक आप जाके अपना इलाज नहीं शुरू कर सकते। सो जस्ट बिकॉज आप रील्स पे या सोशल मीडिया पे बातें देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर लें। ये लोग भी अपनी कैपेसिटी में प्रोफेशनल्स हैं। जब आप मिलजुल के ट्रीटमेंट करते हैं, कितने लोग हैं व्यूअर्स, हकीम साहब से आप पूछ लें, कितने लोगों की ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कैंसर में मुब्तला हैं, उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही है, रेडिएशन भी चल रही है, साथ में हकीम साहब उनका इलाज कर रहे हैं और उनको अच्छी शिफा मिल रही है क्योंकि सब चीज़ कलेक्टिवली चल रही होती है। सो मिलजुल के हमने चलना है, सेपरेटली नहीं। ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना, ये बड़ा ही ज़रूरी है, हर प्रोग्राम में होना चाहिए। अक्सर औकात ये टोटकों की वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं।
और ये टोटके नहीं है जो हम आपके साथ व्यूअर्स शेयर करते हैं, ये ट्रीटमेंट्स हैं। Yes. हम वैसे एक वर्ड टीवी पे अब आना शुरू हो गया टिप्स एंड ट्रिक्स या टोटके, लेकिन ये टोटके नहीं है, ये ट्रीटमेंट्स हैं जो आपा देती हैं या हकीम साहब देते हैं। बट अगेन अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रही है तो उसमें डंडी नहीं मारनी, क्योंकि अल्लाह माफ़ी दे, इतना बड़ा हम भी नहीं होल्ड कर सकते ट्रॉमा या सदमा। आइए बढ़ते हैं आप लोगों के उधर प्लेटफॉर्म्स की तरफ और थोड़ा सा आप हमें रिकैप दे दें कि हम आज बनाने क्या क्या जा रहे हैं या उनको सिखाने क्या क्या जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम ऑफ कोर्स उसकी तरफ जाएंगे। जी, तो आज आप क्या हमें बनाना हाँ सिखाएंगे? जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और आपको पता है कि कहते हैं जो कब्ज़ है ये बीमारियों की माँ है, जड़ है, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि वो अपनी डेली डाइट के अंदर जो है वो यूज़ करें। और इस तरह के भी लोग हैं कि जिन लोगों को उधर खाना खाया और फ़ौरन वॉशरूम जो है वो जाना पड़ जाता है, पेट में हर वक्त दर्द वगैरह, तो उनके लिए जी, तो उनके लिए कौन सी ऐसी जो है वो आपके किचन के अंदर होम हर्बल रेमेडीज़ हैं कि जिनको आप जो है वो यूज़ करके आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो आप सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स पे और प्रोबायोटिक्स पे, जो आप बोतलों में और शीशियों में खरीदते रहते हैं। कि मुझे बताएं हकीम साहब, कितने अफसोस की बात है कि ये सारी चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती है। मैंने ना इस पर फैसला किया, बाय द वे मैं आप लोगों के साथ भी व्यूअर्स शेयर करती हूँ, अभी तक मैंने आपा को भी नहीं सही तरह बताया। मैं ना अब कुछ ऐसी ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, गोल्डन टी का फॉर एग्जांपल जो एक मिक्स होता है, ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। बिल्कुल हम फ्लैक्स सीड जो है वो जाके बाहर से खरीदते हैं, वही फ्लैक्स सीड जिसका नाम अलसी है वो इतनी ज्यादा आपको इतनी सस्ती मकदार में पाकिस्तान में मिल जाती है। थोड़ा उसको रोस्ट करना होता है सिर्फ। हम क्या करते हैं, वो सिर्फ उसको इतना खरीद के उसको रोस्ट करके इतना महंगा डॉलरों में बेच रहे होते हैं और हम भागते हैं। सो जो चीज़ें हमारे मुल्क में हैं, ये पंसारी की दुकानों से अदरवाइज, हम इनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते? ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि होने के बावजूद हम नहीं करते। तो हम ब्रेक के बाद कुछ चीज़ें आपको हकीम साहब ने तो पूरी दुकान लगाई हुई है और आपा ने भी, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वन बाय वन आपको चीज़ें बनाना सिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हकीम साहब हमारे साथ हैं। भैया मुझे ये बताइए कि सबसे पहले आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? आज IBS के लिए ना कहवा बनाना सिखाऊंगा, जो आंतों में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से बार बार दिन में 3-4 दफ़ा स्टूल पास होता है, और स्टूल जब करते हैं तो पेट में दर्द यानी कि वट फिरता है। ठीक है। उसके लिए, क्योंकि वो आंतों का इन्फेक्शन होता है, इसको फौरी नहीं रोकना चाहिए। आंतों का आप इलाज करेंगे खुद ब खुद आपका स्टूल सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। उसके लिए मैं एक कहवा बताऊँगा आपको, वो इंशाल्लाह बनाना सिखा देंगे। वो कहवा इस्तेमाल करने से जो बार बार ऐसे स्टूल पास होता है, पेट में दर्द होता है, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो उसमें क्या क्या डलता है? उसमें सौंफ है। अच्छा, पानी बॉइल्ड होना चाहिए? पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो फिर हम ये चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो आप टिप्स बताएं, मैं तब तक पानी को बॉईल अच्छा, उसमें एक सौंफ है, ये हम डालेंगे। उसके बाद सब्ज़ इलायची डालेंगे। उसके बाद ये गाउज़बान के पत्ते डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये मुलट्ठी डालेंगे। ठीक है। ये 4 चीज़ें हम डाल के इसका कहवा बनाएंगे और फिर इसको हल्का गर्म जो हो फिर इसको पिया जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है इसके लिए, आंतों की इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है भैया? इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, सुबह दोपहर शाम आप कहवा बना के खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिज़ल्ट है। लेकिन इसमें एक बात याद रखें, खाना जब आप खाएंगे तो उसमें आप दलिया जौ का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, क्योंकि ये आंतों की इन्फेक्शन के लिए अकेला ही काफ़ी है। और आंतों की इन्फेक्शन जब होती है तो ये ड्राई चीज़ों से होती है। मटन, बीफ, चिकन ये बंद करना पड़ेगा, दालें बंद करनी पड़ेंगी, करेले, मेथी, पालक, साग बंद करना पड़ेगा, फास्ट फूड, जंक फूड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्राइनेस बढ़ती है फिर आंतों में इन्फेक्शन होता है। गर्मी और खुश्की ये दोनों चीज़ें नुकसान है, और टोटल गर्म खुश्क चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। ठीक है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, तब तक हम अपने कहवे को कुकिंग की तरफ लेके जाएंगे। और कहवे की अगर बात करें तो ये ज़रा आपसे मैं इस चीज़ पे बात कर सकती हूँ कि बड़ी दफ़ा बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर उस शीशी की बोतल की तरफ चले जाते हैं जिसको ग्राइप वाटर हम कहते हैं। हाँ जी। जो मेरे ख्याल से घर पे भी बनाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल घर में बिल्कुल ग्राई वाटर, और घर पे बनाए तो वो बल्कि ज़्यादा मुफीद होता है और उसका नुकसान भी कम होता है। हाँ जी, वरना तो बच्चे वहाँ पे ऐसे पीना शुरू हो जाते थे कि शरबत पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जो है ना, मैं अपने बच्चों के लिए जो बनाती होती थी ना, सौंफ को हल्का सा भून के, अगर बच्चों में भी ये वाली प्रॉब्लम जैसे हकीम साहब ने भी बताया प्रॉब्लम हो जाती है, हल्का सा जो है वो सौंफ को भूनना है। सौंफ को भूनने के बाद आपने थोड़ी सी मिश्री और सौंफ इसको ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना लेना है। और जब बच्चे ने दूध पिया है, आपने थोड़ी सी छोटी सी चुटकी आप अपनी बच्चे की ज़ुबान पे लगा दें।
ठीक है। इसके साथ जो है वो बच्चों के जो पेट में दर्द होती है, गैस होती है, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे पता नहीं चल रहा होता, तो इसके साथ, क्योंकि यही मैंने अपने बच्चों को दिया, आगे भी जो मेरे नवासे दोते पोती हैं उनके लिए भी ये मैं बना के रखती हूँ, तो ये बेहतरीन रेमेडी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से बात कर रहे थे हकीम साहब के, एकदम से जो है वो खाना खा लें, पेट में दर्द है, रोड अच्छा, उठ कभी रहे कभी हैं। ऐसा होता है बैठे होते हो तो अगले बंदे के पेट से लो पहले ये तो आवाज़ें- होता है ना कि एक पेट से आवाज आ रही है कि भूख लगी है, हाँ जी। एक है कि खाना खाते ही हाँ जी, अजीब पेट में आवाजें आनी शुरू। आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसी है जुगन। बहुत क्विक और जो है वो बड़ी सिंपल और बड़ी इफेक्टिव जो रेमेडी है, आप फौरी तौर पे पत्ती लग रही। इतनी सी चाय की पत्ती, अच्छा पत्ती ही है जी चाय की। अच्छा चाय की पत्ती फौरन ले, पानी पी लें, आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स आपको जो है वो पेट को सुकून मिल जाएगा। जस्ट चाय की उसी पत्ती। सिर्फ अब चाय की प्लीज पत्ती। उसमें पानी, उसमें दूध शूध डाल के उसका सालन ना बनाइएगा। नो, फौरी तौर पे अगर नहीं आपके पास इतना टाइम, जिस तरह से हकीम साहब अभी कहवा बना रहे हैं, तो आप ये लेंगे, आप देखेंगे कि फौरी तौर पे आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। एक ये क्विक जो है वो और बहुत इफेक्टिव है, आजमुदा रेसिपी है। और दूसरे नंबर पे आप अगर घर से बाहर हैं, कहीं आप सफ़र में हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो सब्ज़ मिर्चें, ये आपको हर जगह से जो है वो मिल जाती हैं। आपने क्या करना है, सब्ज़ मिर्च के जो है वो आपने ये थोड़ी फ्रीज़र की हैं, फ्रिज की हैं, तो आपने फ्रेश जो है मिर्च, आपने इसके जो है वो एक मिर्च के बीज निकाल लेने, सिर्फ बीज। आप यकीन करें, आप नहीं ये फील भी नहीं होंगे, आपने इसके बीज निकाल लेने हैं और इसके बीज आपने मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लेना। हाँ, चबाने नहीं। ये नहीं, ये भी क्विक विद इन सेकेंड्स, जितनी मर्जी पेट में दर्द हो, आप सफर में लेकिन हैं। दो तरह की दर्द होती है, एक ये होती है आसाबी मरीज के लिए, अगर उसको अल्सर हैजा वाले हो नहीं। गया, हाँ जी, अगर उसको हैज़ल अल्सर वगैरह है के तो लिए तब नहीं, नहीं अल्सर देना। के लिए हाँ जी, नहीं, अल्सर जिनको मैं कह रही हूँ कि कहीं ऑटो स्टेशन है, खाना खा लिया, पेट में दर्द है, फौरी तौर पे इसके साथ जो है वो रिलीफ सही। हम जरा इस तरफ चलते हैं, हमने वो जो डालनी थी सारी अपने इंग्रेडिएंट्स अपने कहवे में। अच्छा एक बात है, तेजाबियत का तो प्रॉब्लम हकीम साहब मुझे भी, अब ये देखें पानी बॉईल कर रहे ये हैं। क्या चीज़ है, इसे दलिया को रहने दें, ये वाली पकड़े चीज़ है। ये पकड़ूं, क्या डालूं? ये 2-3 इलायचियाँ डाल लें, डाल उसके दी। बाद ये छोटा सा पीस इसका डाल लें, ठीक है, ये ऐसे ही डाल दें, बड़ा बड़ा इसका असर है, निकल बहुत जाएगा। बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये इन्फ्लेमेशन के लिए अकेला ही काफ़ी है, हाँ इतना जी। अच्छा इसका रिजल्ट है। ये थोड़ा ये सा ये गाउज़बान। डालें, ये गाउज़बान है, ये एक हाँ जी ये काफ़ी है। और ये अब सौंफ डाल लें, कितनी को? और डाल लें, काफ़ी है। देवी को। ये जी आपका ये क्या IBS का कहवा तैयार हाँ, हो गया। और इसको इसको आप- बंद कर दूं। हाँ जी, और इसके ऊपर वो दें ना कुछ चीज़, इसके ऊपर हम ताकि ये ढक्कन इसकी देंगे। जो हाँ इसको मैं कवर कर देती हूँ किसी चीज़ के साथ। बिल्कुल जी। अच्छा, जलन के लिए सबसे पहली बात, जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ ये मैंने कहा मैं इसको चूल्हे से उतार दूँ, गिलास ही हाँ, ना तोड़ इधर रख दें, हाँ इधर रख जी, दें। ठीक है। अच्छा, खाने में ना ऐसी चीज़ें मत खाएं जिनके अंदर मिर्च मसाला ज़्यादा हो। जो आंतों की इन्फेक्शन का पेशेंट होता है, ये इतनी लेकिन भैया देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, आपा को भी इस बात का पता है, हम बड़ी दफ़ा इस पर बात भी कर चुके हैं कि जिस बेचारे मासूम को आदत है बचपन से इतने मसाले खाने की, वो क्या करे। अब जैसे कि मेरे जैसे बंदे को आप मिर्चें नहीं देते तो मुझे टेस्ट नहीं आता, मैं अल्सर का पेशेंट हूँ, मैं खुद मुझे अल्सर से उसका भी इलाज है। उसका इलाज है कि जब जो भी चीज़ खाने लगे उसमें देसी घी ऐड कर लें। आप जो अल्सर वाला पेशेंट, उसके लिए चाय बड़ी नुकसानदेह है, क्योंकि इन्फेक्शन पैदा करती है। वो चाय में देसी घी थोड़ा सा डाल ले, उसको नुकसान भी नहीं होगा, उसने चाय भी पी ली। यही चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा है, और बाहर की कंट्री में तो बहुत ज़्यादा है, जो आगे शिकायत करते हैं कि सब 10 साल हो गए हैं, दिन में 3-4 दफ़ा स्टूल पास करता हूँ, मेरे पेचिश नहीं ख़त्म हो रहा है। अब आम रूटीन में डॉक्टर इसमें देते हैं, ज़्यादातर फ्लैजल वगैरह दे देते हैं, मोडियम वगैरह देते हैं, लेकिन वो इसको रोकना हल नहीं है, आंतों की इन्फेक्शन हल है। अब आंतों की इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। हो क्या रहा है, आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपने दवाई ले ली जो आपकी उसको रोक देती है पेट के चलने को, अब वो इन्फेक्शन अंदर ही बैठ गई है यस, और वो गलनी शुरू हो गई है। Yes. सो इस वजह से थोड़ा सा सेंसिबली चलना चाहिए। और अगेन, और ये देखें हमारा ये कहवा तैयार हो गया, राइट। हाँ जी, ये देखें, इसमें आप अगर गुड़ या शहद शामिल करना चाहें तो थोड़ा सा गुड़ या शहद शामिल कर सकते जबकि हैं। सौंफ के साथ आपको पता है बड़ा मजे का बड़ा टेस्ट आ मज़ा। जाए। अच्छा, नेक्स्ट आप हमें क्या चीज़ बताएंगे हकीम साहब? दूसरा इसमें होता है आंतों की इन्फेक्शन के लिए इतना ज़बरदस्त कमाल का नुस्खा एक है, अगर वो नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ IBS का पेशेंट H. पायलोरी, और यही कहवा मैं H. पायलोरी में भी इस्तेमाल करता हूँ। H. H. पायलोरी, हाँ, H. पायलोरी में ये जो नुस्खा बताने लगा हूँ इतना कमाल के, अगर आप ये
3 मंथ इस्तेमाल करके आप टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर आएगा, ठीक है। उसमें ये है हल्दी, ये इन्फेक्शन के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ये लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद मुलट्ठी, ये भी इन्फ्लेमेशन के लिए कमाल का रिजल्ट है इसका। अगर ब्लड भी आता हो आपको थूक के साथ, उसके लिए भी बेहतरीन है, ठीक है। अगर लंग से ब्लड आ रहा हो, आपके गले के अंदर इन्फेक्शन हो, तब भी बेहतरीन उसका है। और इसका एक अलहदा से जो फ़ायदा है टॉन्सिल्स वगैरह के लिए भी बेहतरीन काली है। मिर्च पानी है ना, ना, absorption के नहीं लिए? नहीं नहीं। अच्छा। उसके बाद आ गया ये सौंफ। ये अब आपकी 3 चीज़ें हैं, तीनों 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर करके, तो आपने चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है, खाने के 1 घंटे बाद। अगर आंतों में इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो खाने के 1 घंटा पहले आप उसमें इसबगोल का छिलका ये शामिल करके इस्तेमाल कर लें। पहली खुराक से तबीयत फौरी तौर पे ठीक हो जाएगी। और ये ऐसी चीज़ है, आपने खुराक खाते जाना है तो इंशाल्लाह अगर आपको स्टूल 3-4 दफ़ा आ रहा है तो दूसरे तीसरे दिन ही आपको 1 से 2 दफ़ा स्टूल आना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा ट्रीटमेंट आहिस्ता है, आहिस्ता आपके ठीक हो गया। इन्फेक्शन को और आपकी इशू को ख़त्म करेगा। जी आप हाँ जी, एक मैं चूरन बनाना बताती हूँ जुगन, ये बेहतरीन है, इसको आप बना के रख लें। किसी भी तरह का कोई भी आपके स्टमक का इशू है, खाना जिस तरह से बात हो रही थी कि खाना खाने के बाद ऐसे जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिडिटी है बहुत ज़्यादा, इसके लिए क्या करना है, आपने लेना है लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस लिया और बराबर क्वांटिटी के अंदर, जैसे 2 टेबलस्पून ये सौंफ है, सौंफ हम इस लेमन जूस के अंदर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डाल देंगे। हाँ जी, इसको मिक्स करेंगे हम, ठीक है। और 1 टेबलस्पून आपने जो अजवाइन है ये ज़्यादा नहीं डालनी, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने इसमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालनी। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सूंठ, हाँ जी, हाफ़ टी स्पून इसमें सूंठ, जो अदरक है खुश्क उसका पाउडर, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब डालना है। ये भी आपने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। चूरन कैसे बनेगा? हाँ जी, ये चूरन बनेगा ना, और इसी के अंदर जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून आपने जो पिंक सॉल्ट है ये आपने डाल देना है, ठीक है। ये हकीम साहब ज़रा प्लेट दीजिएगा। ये आपने क्या करना है, अब इसको आपने जो है वो इस तरह से सारा प्लेट में डाल के इसको आप फैला दें सूखने। ये ओवरनाइट जो है ये सोख लेगा, सारा लेमन जूस सोख लेगा। और इसको जो है वो आप किचन के अंदर जो है वो एक मलमल का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर फिर डाल दें। ये आपका 1 या 2 दिन के अंदर बिल्कुल जो है ये ड्राई हो जाएगा। इसको बाद इसको जो है वो आपने ग्राइंड कर लेना, ये आपकी एक फक्की बन जाएगी। ये वो चूरन बन जाएगा जो ना सिर्फ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर करेगा, एसिडिटी को जो है ये ख़त्म करेगा, आपके खाने को जो है वो बेहतर करेगा, आपकी गट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और प्लस ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जो बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है और जो वेट जो है वो गेन कर रहे हैं, फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो सब लोगों के लिए ये चूरन जो है ये बेहतरीन है। अमेजिंग। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चीज़ और फिर आपके पास लास्ट चीज़। अच्छा, इसके ये तो हो गया आंतों की इन्फेक्शन का इलाज। इसके बाद ऐसे पेशेंट हैं जिनको दायमी कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके लिए बड़ा बेहतर है क्योंकि ड्राइनेस है। अक्सर औकात हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं जो वक्ती तौर पर रिलीफ देती हैं, जैसे कि देसी घी उस वक्त रिलीफ तो दे देता है, लेकिन आप रेगुलर लेंगे तो आपको अच्छा असर होगा। हाँ, इसी तरह हम जो आम तौर पे चूरन या कोई भी चीज़ कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती ले लें, लेकिन उसको कंटिन्यू ना करें। अगर कंटिन्यू करेंगे तो उससे आंतों में इन्फेक्शन बढ़ेगा। उसके लिए बेहतरीन, अगर बच्चे हों तो देसी घी, बच्चे जो होते हैं उनके लिए देसी घी 50 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, दोनों को आप गर्म करें, ऊपर से देसी घी उतार लें। उतारने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 शाम ये अगर दिया जाए ना बच्चे को, और आधा घंटा पहले और बाद में कोई चीज़ ना दी जाए, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म करता है और साथ ही इससे बच्चे की सेहत बढ़ती है। बच्चे और बड़े दोनों के लिए बड़ा मुफीद है। लेकिन इसमें अगर साथ ऐसे पेशेंट जिनको, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है बवासीर का, उससे अगला स्टेप होता है दिल के अटैक का, क्योंकि ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहले स्टेप पे आप रोगने बादाम 1 चम्मच गर्म पानी में पीना शुरू कर दें, या कैस्टर ऑयल 1 कप गर्म पानी में, वैसे लोग दूध में पीते हैं लेकिन गर्म पानी में इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है, शहद मिला के। और उसके अलावा व्यूअर्स याद रखें, देखिए दूध भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, तो ये ना हो कि आप अपने प्रॉब्लम्स को हल कर लें और वजन बढ़ा लें। इसीलिए हकीम साहब ने कहा कि बच्चे को आप दूध को देसी घी और उसका बना के दें गुड़ का, और बड़ों के लिए जब आप ये बनाते जो आपने अभी बताया है, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिन्हें 6-6 दिन 8-8 दिन हो गए स्टूल पास नहीं हुआ, सिर्फ कैस्टर ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह वो आप इस्तेमाल करवाएंगे, डोज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट है उसका। अगर उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन के लिए आम आप नुस्खा इस्तेमाल करने चाहते हैं, लिवर फैटी हो गया है कॉन्स्टिपेशन से, वज़न बढ़ रहा है और स्टूल से ही पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए बड़ा सादा सा एक नुस्खा है, उसमें काली मिर्च
ये 10 ग्राम ले लें। उसके बाद ये नशादर ठीकरी ये ले लें 20 ग्राम, और उसके बाद सूंड ले लें पंसारी की दुकान 40 पे मिल ग्राम जाती सूंड है। ले लें। और उसके बाद ये सना मक्की है, इसके पत्ते ले लें सिर्फ 80 ग्राम। इसका फाइन पाउडर करके ना 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम खिलाएं। 3 महीने का पेशेंट को टाइम दें। एक तो 3 महीने में वेट कम से कम 10 से 15 किलो कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है। उसके बाद आप टेस्ट करवाएं लिवर फैटी, आपका ठीक आएगा। अगर आपका HbA1c भी बढ़ा हुआ है, शुगर टेस्ट वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। अमेजिंग जी। हाँ जी, फाइनली कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ये काली हर्ड ले लें। इसको आपने जो है वो अगर इतनी सी 2 टेबलस्पून हर्ड है, इसके अंदर आपने 1 टीस्पून जैतून का तेल या देसी घी डाल के हल्का सा जो है वो भून लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देना है, ड्राई हो जाए इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका जो है वो पाउडर बना के रख लें। इसको आप जो है वो शहद में मिक्स करके रख लें। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, रात के अंदर आप जो है वो ½ टीस्पून या माजून सी बन जाएगी, इसको नीम गर्म पानी के साथ ले लें। इसके बाद जिन लोगों को जो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, उनका भी जो है वो स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो है दही। दही के अंदर अगर आप केला डाल के ये अगर अपनी डाइट के अंदर आप मिक्स कर ले लेते हैं, जैसे दोपहर का खाना खाने से पहले और खाने को थोड़ा स्किप फौरी कर रिलीफ दें, के लिए बहुत अच्छा तो ये फौरी रिलीफ के लिए जो है वो बेहतरीन है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो आप कोशिश करें कि जो मैदा और इससे बनी हुई चीज़ें इनको छोड़ें और आप जो है वो हाँ जी अपना जो है वो उसके अंदर आप ओट्स वगैरह और इस तरह का खाने के अंदर जो है वो जैसे ब्राउन कि भैया ने कहा कि जौ का दलिया, जी, जौ का दलिया best है। वापस बात को वहीं पे लाके कंक्लूड करूंगी। थैंक यू सो हाँ मच जी, आपा जान, थैंक यू सो मच भैया जान। बात ये कि व्यूअर्स, हर चीज़ हमारे मुल्क में प्रेजेंट है, अवेलेबल है। जी, पंसारी की दुकान पे जाएं, आपको हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। आप की सोच से भी बालातर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बाहर के मुल्क से जो चीज़ें उठा के लोग लेके आते हैं या इस ख्वाहिश में होते हैं कि हमें मिले, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च करें। आपने जैसे बुक लिख रही है, हकीम साहब की बहुत आर्टिकल्स और चीज़ें आते रहते हैं। आप ऐसे लोगों को फॉलो करें। सारा टाइम आप लोग रीलें देख के नॉनसेंस देखते रहते हैं, फास्ट फूड ऑर्डर करते रहते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आपने और मैंने जाना है और अपने बच्चों को लेके जाना है। आज हमने बहुत हेल्थ पे बात की है। आई होप कोई असर भी हो। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।